हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं सीटेट के लिए तैयारी करवा रही हूँ और इसका प्रीवियस ईयर भी करवा रही हूँ, प्रैक्टिस सेट भी करवा रही हूँ। और आप सभी को ये भी पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 7 ऑफ जुलाई को है। और आज के इस पार्ट में जूनियर का जो सीडीपी वाला पार्ट है उसको मैं लेके आई हूँ। ये पेपर 2 का पार्ट है, लेकिन जो है इसको आप पढ़ सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी वाला पार्ट होता है ये दोनों के लिए एक ही होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले डायरेक्शन पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ये वाला पार्ट फोकस करिए। केंद्रीय भाग से, कोई मान लीजिए ये बॉडी पार्ट है, ये बॉडी पार्ट है। इसका जो ये केंद्रीय वाला भाग है, यहाँ से बोल रहा है जो विकास हो रहा है वो बाह्य अग्रांगों तक हो रहा है, बाहर के जो अंग हैं उनकी साइड हो रहा है। इंग्लिश वाला पार्ट देख लेते हैं। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड पेरिफेरीज और एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स द। ये जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी है, यहाँ से जो विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो पेरिफेरीज या एक्सट्रीमिटीज वाले पार्ट की तरफ हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इस विकास को क्या बोलेंगे? चलिए देखते हैं इस विकास को क्या बोलेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ये ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, थर्ड वाला, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को ये दर्शाता है। मिडिल से स्टार्ट होगा और एक्सट्रीमिटीज और पेरिफेरीज की साइड जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। जहाँ पे क्या होता है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। स्कूल की दिनचर्या को प्रमुख स्थान नहीं दे सकते हम, ये गलत है। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। स्कूल की गतिविधियाँ जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो तो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर बोल दें कि इनका जो है सेंट्रल पोजीशन होता है, ये गलत है। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। स्कूल के जो टीचर्स होते हैं इनको प्रमुख स्थान नहीं देना है। इनसे भी जो मेन होते हैं, इनसे भी जो इम्पोर्टेंट होते हैं सेंट्रल पोजीशन देने के लिए, वो होते हैं चिल्ड्रन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। जो स्कूल के चिल्ड्रन होते हैं वो सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, उनके आगे किसी का सेंट्रल पोजीशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है क्वेश्चन नंबर, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। आप एक कोई है स्कूल ग्रुप है, वहाँ के जो टीचर्स हैं उस ग्रुप में आप ऐड हो गए, और उस ग्रुप का जो यूनिफॉर्म है आप उसे ही फॉलो कर रहे हैं, वहाँ की यूनिफॉर्म को आप फॉलो कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, बोल रहा है ऐसा जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं ये क्या है? समूह की पहचान है, ग्रुप आइडेंटिटी है? ये ऐसा नहीं है, समूह आज्ञाकारिता है। आप केवल जो ओबीडियंस है उसको ही नहीं उसको फॉलो करने के लिए नहीं कर रहे हैं। समूह निर्देश अनुपालन है, कॉम्प्लायंस है, ऐसा भी नहीं है कि समूह को निर्देश मिला है। इससे मतलब ये सेंस नहीं निकलता। इससे सेंस क्या आएगा, अगर एक ही यूनिफॉर्म में होंगे सारे टीचर तो इससे क्या सेंस निकल के आएगा, वो पूछ रहा है। समूह की अनुरूपता, कन्फर्मिटी, ये सही है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला होगा, कन्फर्मिटी। ये अनुरूपता को दिखाता है, मतलब सारे एक जैसे हैं, एक ही अनुरूप में हैं। ऐसा नहीं है कि कौओं के बीच में हंस आ गया, इस टाइप से हो जाएगा अगर आपका अलग यूनिफॉर्म होगा तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण में होता है? जो बच्चे के अंदर अस्थायित्व होता है ना, परमानेंस, इसे बोलेंगे इंग्लिश में परमानेंस। ये देखिए, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्व, वो किस स्टेज में आता है? सेंसरी मोटर में। सेंसरी मोटर वाला जो एज होता है वो होता है 0 से 2 ईयर तक, इसे सेंसरी मोटर बोलेंगे। और ये जो प्री ऑपरेशनल होता है, इसे ये 2 से होता है 7 वर्ष तक का समय, 7 ईयर तक का, 2 to 7 ईयर। और ये जो थर्ड वाला है, मूर्त वाला है, ये होता है 7 से 11 ईयर। और जो ये फोर्थ वाला होता है वो होता है
11 से अधिक वाला, 11 से जो अबव होते हैं वो होता है औपचारिक, फॉर्मल ऑपरेशन। इसमें देखिए जो अगर बोला जाए ऑब्जेक्ट परमानेंट वाली, अस्थायित्व वाली चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं सेंसरी मोटर वाले स्टेज में। बच्चे इसमें अपने हाथों को आपके ऊपर थोड़ा हाथ के ऊपर पैर के ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं और इसमें वस्तु को जैसे होता नहीं है छोटे बच्चे वस्तुओं को अस्थायी रूप से इसमें पकड़ सकते हैं। पहले एकदम जब बच्चे छोटे रहते हैं हाथ से कुछ पकड़ नहीं पाते, उनका जो है उन पर कंट्रोल नहीं रहता है। लेकिन जो है जब ये दो 2 वर्ष तक के हो जाएँगे, कुछ बड़े हो जाएँगे 2 वर्ष तक के, तो उनमें जो है अस्थायित्व की भावना आने लगेगी। जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो आने लगेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेंसरी मोटर स्टेज। फर्स्ट वाला सही है, सेंसरी मोटर स्टेज। और ये पूर्व चालन वाले में इसमें से 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। इसमें अगर कोई बोले अहम की भावना, मतलब बच्चे खुद को ही सब कुछ समझेंगे, तो ये वो इस एज में आता है। और मूर्त परिचालन वाला जो है, कंक्रीट ऑपरेशन वाला, इसमें बच्चे जो भी कार्य करते हैं वो होशो-हवास में करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे मतलब इमेजिनेशन जो होता है वो नहीं होता बच्चों में। और औपचारिक वाले में जो रहेगा इसमें बच्चों के अंदर फॉर्मेलिटी आ जाती है। जैसे नहीं चाहते हुए भी बड़ों का सम्मान करना होगा, नहीं चाहते हुए भी अगर कोई कुछ मांग रहा है, सामने से मांग लिया, वो बच्चे नहीं चाह रहे हैं मन से ना, तब भी वो देंगे क्योंकि उनके अंदर फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें आ गई। इसमें जो सोशलाइजेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो फॉर्मेलिटी करने लगते हैं। ये पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत हैं। ये चारों जो है ना, ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, जिसमें इन्होंने एक चाइल्ड के 4th एज को स्टेज को बताया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वाला। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना होती है किसके संदर्भ में बनाई जाती है? इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो होगा सेकेंड वाला, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। इसका सही आंसर होगा वो होगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है। जब भी बात होगी व्यक्तिगत शिक्षा की या किसी भी प्रकार की शिक्षा की, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड ही होना चाहिए। ये नहीं कि स्कूल सेंटर्ड हो गया या टीचर सेंटर्ड हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा फोकस और जो प्रायोरिटी देनी है वो चाइल्ड को ही देना है, चिल्ड्रन को ही देना है। ऐसा नहीं है कि टीचर को दे देना है या फिर किसी और भी चीज़ को। बच्चों के आगे सारी एक्टिविटीज़ भी पीछे हो जाती हैं, इसलिए जो प्रायोरिटी देनी है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब किस एज में पूछ रहा है कि बच्चे जो होते हैं वो छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं ना, वर्ड को मिलाएंगे, छोटे छोटे वर्ड, एक एक वर्ड को मिलाएंगे और बोलना क्या शुरू कर देते हैं, सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो जो सेंटेंस होगा ना वो छोटा होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, ये होता है 1.5 से 2 साल के बच्चे का। अब 1.5 से 2 साल देख लेते हैं कितने मंथ का बच्चा होता है। ये होता है 18 टू 24 मंथ्स। ठीक है, 18 टू 24 मंथ्स। 1.5 से 2 साल का जो बच्चा होगा वो बोलना शुरू कर देता है शब्दों को जोड़ के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 वाला। क्वेश्चन है ये, बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट और आईक्यू वाज डेवलप्ड बाय। आईक्यू जो होता है ना, बुद्धिलब्धि नापने की जो होती है इकाई आईक्यू, वो उसको दिया था स्टर्न के द्वारा दिया गया था ये। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्टर्न के द्वारा। और जो फार्मूला दिया गया था वो बीने के द्वारा दिया गया था, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 वाला। सृजनात्मकता की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। जो सृजनात्मकता होता है, क्रिएटिविटी बोलते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो आते हैं। क्रिएटिव माइंड आता है, क्रिएटिविटी बोलते हैं सृजनात्मकता को, क्रिएटिविटी। चलिए देखते हैं ये क्या होता है। द्रव बौद्धिकता, ऐसा नहीं होता, रवादार बौद्धिकता, इसका कोई लेना देना नहीं इससे। अविस्तृत सोच, कन्वर्जेंट जो थिंकिंग होती है वो भी नहीं होता। विविध, इसमें डाइवर्सिटी वाली चीज़ें आएंगी, विविध, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसमें जो होगा वो होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग।
ठीक है। इसमें विविधता वाली चीज़ें आएँगी, क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, अलग-अलग सोचें विकसित होंगी, उसे बोला जाता है सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बनाया गया है। द एक्सेप्टेबल एंड साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ ए लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड बाई इट्स रूल। किसके द्वारा स्पेसिफाइड होता है ये? चलिए देखते हैं। ध्वनि संबंधी फोनोलॉजिकल, ग्रामेटिकल होता है, व्याकरणिक होता है कि सिमेटिक होता है, वाक्यात्मक या विभक्ति विषयक इन्फ्लेक्शन। इसका जो सही आंसर होगा, ध्वनि संयोजन बोल रहा है ना, साउंड कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ध्वनि संबंधी होगा, फोनोलॉजिकल। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोनोलॉजिकल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 वाला है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। जब सोचने की जो प्रक्रिया होती है वो लैंग्वेज के द्वारा प्रभावित होने लगी, इफेक्ट होने लगे, किसके द्वारा? उसके ऊपर इफेक्ट आने लगी लैंग्वेज के द्वारा। द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई लैंग्वेज। इसमें जो है किसके द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहा है? ये लैंग्वेज के द्वारा। और इन्फ्लुएंस हो क्या रहा है? थॉट से, जो सोच है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? जो इसका सही आंसर होगा वो होगा भाषा निर्धारित, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। इसे बोलेंगे लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, जिसमें लैंग्वेज जो होगा वो नहीं, थॉट जो होगा वो इन्फ्लुएंस बाय लैंग्वेज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अपने अनुभव लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत कराता है। वह उपयोग करता है अपने अनुभव लक्षणों के, वो जो अनुभव प्राप्त किया है उन्हीं के आधार पर एक कोई उपकरण है वो खराब हो गई है, उसका जो है अपने आप से इमेजिनेशन करता, परिकल्पना करता है और उसकी मरम्मत करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो उसमें क्या कर रहा है? अंतर्दृष्टि कर रहा है, इंसाइट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई थॉट आ रहा है, इसमें अंतर्दृष्टि कर रहा है। कलन विधि ये भी नहीं है, मेंटल सेट ये भी नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ह्यूरिस्टिक्स, जिसे बोलेंगे अनुमानी विधि। वो अनुमान ही तो लगा रहा होगा क्या खराबी हुई होगी, उसी के बेस पे उसको वो सही कर रहा है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ह्यूरिस्टिक्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 वाला। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। जो दिव्या है वो जो भी उसे कार्य दिए जाते हैं ना, जो भी असाइन दिए जाते हैं उनको क्या करती है? छोटे छोटे पार्टों में बांट लेती है। मान लीजिए एक कार्य है, उसको बांट लिया उसने 3 पार्ट में, छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर लेती है। और ऐसा इसलिए करती है ताकि ये क्या हो जाए, ये काम अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेगी तो वो ईजी हो जाएगा, उसके लिए ईजी हो जाएगा, इसलिए ये बाँट लेती है, वह उपयोग करती है, वो को क्या उपयोग करती है, इसे क्या बोलेंगे? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि, सब गोल एनालिसिस। उसका जो भी गोल है, रुकिए बताते हैं। सब गोल एनालिसिस, उसका जो भी उसको गोल दिया गया था ना, गोल तो दिया गया था पूरे 1 वर्क का, है ना? 1 वर्क का गोल दिया गया था, लेकिन उसने क्या किया? सब गोल में उसको कन्वर्ट कर लिया। सब गोल मतलब छोटे-छोटे गोल में, छोटे-छोटे जब पार्ट में डिवाइड कर लिया तीनों कामों को, एक एक काम को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो उसे बोलेंगे सब गोल। अब वो सब गोल बना के उस कार्य को कर रही है, इसलिए इसे बोलेंगे सब गोल एनालिसिस। जब आपको हिंदी में सब ये जो शब्द है ना, ये हिंदी में समझ ना आए, तो आप इंग्लिश वाला भी देख लिया करिए उस टाइम पेपर में। इससे कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर हमें हिंदी वाले जो वर्ड होते हैं वो टफ लगते हैं, लेकिन जब इंग्लिश वाला हम पढ़ते हैं तो इजी लगते हैं। तो जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका आंसर निकल जाता है, इसलिए इंग्लिश वाले पे भी फोकस करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 वाला। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन यह कथन बताता है कि जो मेल और फीमेल होते हैं इनका जो रोल होता है ना, उसका जो निर्धारण होता है, डिटर्मिनेशन होता है, वो सोसाइटी के द्वारा होता है। ये किस चीज़ को बताता है? चलिए देखते हैं। सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल। दिस स्टेटमेंट क्या बताता है ये? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लैंगिकता अंतर्निहित अवतरण। लैंगिकता अनुवांशिक, ये सब अनुवांशिक लेना देना नहीं इसका कोई इससे। लैंगिकता अंतर्ज्ञानी, अंतर्ज्ञानी वाला भी कुछ नहीं है, अंतर्निहित वाला भी नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लैंगिकता एवं सामाजिक अवतरण, जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर 4 होगा, जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, क्योंकि इसमें समाज वर्ड आ ही रहा है।
इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 वाला है। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट, संचय प्रणालियाँ के उदाहरण हैं। ये शब्द आप देखे होंगे मार्कशीट में। शब्द मतलब इनके साइन होते हैं। ग्रेड, जैसे ए ग्रेड मिला, बी ग्रेड मिला। कोड, कोड कोई कोड दे दिए, अंक दे दिए। अंक मतलब मान लीजिए 40 नंबर मिला, या 100 की बात हो तो 80 नंबर मिला, ऐसे भी देखे होंगे। क्रेडिट भी मिल जाता है, मतलब बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, क्या कर लेता है, किस काम का कितना क्रेडिट इसके ऊपर जाता है, ये भी देखे होंगे। ये सब आप किस में देखते हैं? ये सब जो आप देखते हैं परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन में। ऐसा नहीं है जो बच्चा कॉपी लिखता है उसमें थोड़ी ना लिखता है, जब एग्जाम देता है वो जो कॉपी होता है उसमें थोड़ी ना ये होता है। और फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण में। ऐसा भी नहीं है, बच्चों की स्थिति की निरूपण में ये सब कहाँ करते हैं, ग्रेडिंग, कोडिंग, ये सब थोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, रिपोर्ट कार्ड में एकाडमिक प्रगति को दर्शाने में। रिपोर्ट कार्ड अगर केवल इसकी बात की गई होती तो हो सकता था 1 मिनट के लिए आंसर, लेकिन में एकाडमिक प्रगति को, ये जो है एकाडमिक प्रगति, इसकी वजह से ये नहीं है। ठीक है, एकेडमिक जो होता है एकेडमिक प्रोग्रेस, इसकी वजह से नहीं है। एकेडमिक प्रोग्रेस को वर्ड में दिखाएंगे, क्रोड, ये कोड है, ग्रेडिंग है, अंकन है, क्रेडिट है, इनके माध्यम से थोड़ी ना दिखाया जाएगा। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। ये जो असेसमेंट बनेगा ना, आकलन जब होगा अचीवमेंट का, इसी में होगा ये ग्रेडिंग, कोडिंग, और ये जो क्रेडिट है, अंकन है, ये सब इसी में यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। जो अधिगमकर्ता, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, जो बच्चे होते हैं उन्हें लर्नर्स बोलते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प द टीचर। जो लर्नर्स होते हैं उनका जब हम असेसमेंट बनाते हैं, वो हम जो टीचर होते हैं उनको किस प्रकार से हेल्प करता है, चलिए देखते हैं। पहला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन रिकॉर्ड में, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के लिए इसका एम नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, मतलब जो भी शिक्षण अधिगम विधियां जो भी यूज की गई थी टीचर के द्वारा, जो भी एक्टिविटीज़ करवाया था वो सीखने के लिए बच्चों के, वो कितना इफेक्टिव रही हैं इस चीज़ को जानने के लिए। नेक्स्ट वाला देखते हैं, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता, ये जहाँ एबिलिटी दे दे, ऐसे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। शिक्षण की गतिविधियों की सूची तैयार करने में, नहीं, शिक्षक की गतिविधियों की सूची नहीं इसमें तैयार करने में हो रहा है। ये बता रहा है कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री यूज की गई थी, जो पेडागोजी यूज किया गया था टीचर के द्वारा, वो कितना इफेक्टिव रहा, इस चीज के लिए को बताने के लिए किया जा रहा है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। सेकेंड वाला सही ऑप्शन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, ये पूछ रहा है। समावेशी शिक्षा जो होता है वो सामाजिक संतुलन, ऐसा नहीं है सोशल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए ये यूज किया जा रहा है, ये गलत है। ठीक है, ये जो सेकंड वाला है, समता एवं समान अवसर। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, ऐसा भी नहीं है। विश्व बंधुत्व, वर्ल्ड ब्रदरहुड, ये भी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है सेकेंड वाला, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। सारे बच्चों को समान रूप से देखना है, इक्वली देखना है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए समावेशी शिक्षा आया है, इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। The right of persons with disabilities act has been enacted in the year, ये हुआ था 2016 में। इसका जो सही आंसर होगा 2016, ऑप्शन नंबर 4 वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 वाला, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसमें होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर व्यक्तिगत विभिन्नता तो होगी ही, क्योंकि बच्चों का जो इन्वायरमेंट होता है वो अलग अलग घर से आते हैं, इसलिए उनमें जो इंडिविजुअलिटी होगी वो पाई जाएगी। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत, जहाँ पे भी डिफरेंसेस और ये क्लासरूम को बांटने की बात हो, ये गलत हो जाता है, इंडिविजुअलाइजेशन नहीं करना है बच्चों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विविध अधिगम
विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। नेक्स्ट देखते हैं, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। और विविध विशिष्ट है, ये केवल जो टीचर होते हैं वो प्रशिक्षित हों यही इम्पोर्टेंट नहीं है, और भी सब कुछ है उसमें। टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होते हैं उनको ऐड करना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको करना पड़ेगा, मतलब क्रिएटिव माइंड से बिल्कुल पढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। मतलब ऐसा नहीं किया जा सकता कि समरूप अधिगमकर्ता, जो बच्चे लर्नर्स हैं उनको सबको एक समान नहीं किया जा सकता है, ये मान के चलना है। सबको अच्छा करना है लेकिन सबको इक्वल नहीं कर पाएंगे हम। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। विविध अधिगम आवश्यकताओं वाले, जो विविधता कहाँ होनी चाहिए, अधिगम में होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए अधिगम में, और जो तरीके जिस तरीके से टीचर पढ़ा रहा है उसमें विविधता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बच्चों में विविधता कर दें, बच्चों को अलग नहीं करना है। के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में और करने में प्रशिक्षित हो। जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वैरायटी है उनमें, उसको यूज़ करने में जो टीचर हो वो बिल्कुल परफेक्ट हो, उसे उस चीज़ का नॉलेज अच्छे से हो। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों के लिए। ये नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं पूछ रहा कि आप 7 से 14 लगा देंगे। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके लिए कितना है निःशुल्क शिक्षा, 21 में 7 to 14 ईयर है। लेकिन ये किसके लिए बात किया जा रहा है, ये जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए बात किया जा रहा है। दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन की बात की जा रही है दिव्यांग बच्चों के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वाला, 6 to 18 ईयर। इनके लिए 4 बस एक्स्ट्रा होता है, और एज भी जो होता है वो 1 साल कम एज से ही लिया जाता है। इनका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6 ईयर to 18 ईयर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य क्या है। जो 20 वाला क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप, जो लर्नर्स होते हैं उनके लिए जो लर्निंग वाली चीज़ें होती हैं उनको और सॉफ्ट बनाने के लिए, उनको और अच्छा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, सब कौन सी सामग्रियाँ प्रदान कर, अगर कोई शिक्षण लर्निंग मटेरियल प्रदान किया जा रहा है तो उसका क्या तात्पर्य है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, ऐसा नहीं है। शिक्षण व्यावसायिकता के लिए नहीं शिक्षण हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, ऐसा भी नहीं है, मानववादी दृष्टिकोण के लिए हो रहा है। अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, यस ये वाला सही है। यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग है ना उसके जितने भी डिजाइन संभव है सबको यूज करना है, क्योंकि सारे बच्चों की आवश्यकता अलग अलग होती है। कोई आप मेथड यूज करेंगे किसी ना किसी बच्चे के लिए वो बेनिफिशियल होगा, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, सेल्फ अवेयरनेस है और सेल्फ एबिलिटीज़ है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है। जैसे योजना बनाना इसमें, और समीक्षा करना मतलब रिव्यू देना, संशोधन करना, रिवाइज, संशोधन को रिवाइज बोलते हैं, ठीक है, और समीक्षा को बोलेंगे रिव्यू। योजना बनाना हो गया, प्लानिंग हो गई। ये सब किसके अंतर्गत आती है, ये देखिए इसमें प्लानिंग, रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग, ये सब आती जो है वो संज्ञान बोध के अंतर्गत आती हैं। मेटा कॉग्निशन, ठीक है, संज्ञान बोध के अंदर, संज्ञानात्मकता के अंदर ये सब आएंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए, जैसे बच्चे हैं उनको कोई सूचना दिया गया, जो चाइल्ड है उनको कोई सूचना दिया गया, उन सूचना को प्राप्त किए वो, और अपने अनुभव के आधार पर उस सूचना के बारे में वो कैसे सोच रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर, जैसा उसने बच्चे ने पहले से कभी कुछ देखा फील किया उस बेस पे वो सोच रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मूर्त सोच, क्योंकि अगर वो अनुभव के आधार पर जो जिस बात का उसने अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया है ना, उसके बेस पे वो सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस जिस बात पे किया हो उसके बेस पे सोच रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई इसे बोलेंगे मूर्त सोच, जिसे हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्क्रीट थिंकिंग, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। वही अगर अमूर्त तब हो जाता जब वो कोई इमेजिनेशन करता, अगर इमेजिन के आधार पे करता, ठीक है, इमेजिन के आधार पे अगर वो सोचता तो वो हो जाता
अमूर्त सोच, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। लेकिन वो अनुभव जो प्राप्त किया है रियलिटी के ऊपर सोच रहा है उस सोचना के बारे में, तो वो हो जाएगा मूर्त सोच, जो होश व हवास में होता है, ठीक है, जो रियल होता है। मूर्त सोच क्या होता है? रियल होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलेंगे? डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है इसमें। अगर इंग्लिश वाला आप देखेंगे तो आपको तत्काल इसका आंसर मिल जाएगा। यही फ़ायदा होता है इंग्लिश वाले को भी देखने में। जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो तुरंत इंग्लिश वाला देखा करिए आप। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इसमें देखिए अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर जो उनकी एबिलिटी है ना, उनके आधार पर उनकी जो कठिनाई है, उनमें जो दिक्कतें आ रही हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, उनके आधार पे उन्हें बाँटा जा रहा है। विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पढ़ाया जा रहा है। इसमें क्या होगा? डिफ़रेंशिएट किया जा रहा है, ठीक है? इसका जो सही आंसर होगा विभेदी अनुदेशन होगा। उनको नहीं बाँटा जा रहा, उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको बाँटा जा रहा है, ठीक है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। जो प्रतिपालन है, मेंटेनेंस बोलते हैं, प्रतिपालन को मेंटेनेंस बोलेंगे। अधिगम का एक विशिष्ट चरण है, ये एक मेन मतलब टॉपिक है इसका, अधिगम का पार्ट है जो अधिगम चरण का पूर्ववर्ती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जनरलाइजेशन, सामान्यकरण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जनजोग का यह मानना है, जनजोग बिलीव्स दैट संचार और भाव होते हैं जो कॉग्निशन है और इमोशंस हैं, वो क्या है? अन्योन्य आश्रित, इंटरडिपेंडेंट है? ऐसा नहीं, संचार और जो भाव होते हैं, जो कॉग्निशन है, इमोशन है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र भी नहीं है ये, और अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड भी नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा, ये अलग अलग है, यही एक सही है। एकीकृत है, ये इंटीग्रेटेड है, मतलब दोनों एक ही हैं। भाव और जो इमोशन है वो दोनों एक ही है। संज्ञान और भाव जो एक है वो एकीकृत है, इसी का ये रिजल्ट है। संज्ञान जब होता है तो ही भाव उठता है, ये दोनों एक ही रिजल्ट है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एकीकृत, इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। जो बच्चे पहले से सीख चुके हैं कार्य, उनमें जो है क्या देना है, इसको उसको करेक्ट करना है, और उसको क्या कर रहा है, ये प्रदर्शन दे के सिखा रहा है। प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस, ये प्रयोग करवा रहा है, परफॉर्मेंस करवा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? इमिटेशन कर रहा है, अनुकरण नहीं, इसमें अनुकरण का तो कुछ जिक्र ही नहीं है, ये गलत है। ऑब्जर्वेशन कर रहा है, ऐसा भी नहीं है, ऑब्जर्वेशन कहाँ हो रहा है। करेक्शन, डायरेक्ट करेक्शन नहीं बोल सकते, ये कोई मेथड नहीं है। और इसका जो सही आंसर होगा वो मॉडलिंग होगा, ठीक है, प्रतिरूपण होगा। अगर प्रदर्शन है तो मॉडलिंग ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। देखो बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, इस बात पे ध्यान रखिएगा। निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को, विकल्पों की सूची बनाते हैं, जो विकल्प है ना उनकी लिस्ट बनाते हैं, अल्टरनेटिव्स जो हैं उनके लिस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये इनके फ़ायदे और नुकसान देखते हैं, जो इनके प्रॉफिट हैं, जो एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, वो उनको भी ध्यान रखते हैं कि प्रत्येक पहलू पर, देखिए आंसर यहीं छिपा है, प्रत्येक पहलू पर ध्यान देते हैं, ठीक है। ईच ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं। ऑप्शन आपका यही छिपा है कि वो कितने अवेयर हैं, कितना वो सतर्कता बरत रहे हैं कि प्रत्येक चीज़ पे कोई भी स्किप ना होने पाए, कोई भी चीज़ छूटने ना पाए, हर चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विजिलेंट, सतर्कता, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। एक समस्या सुधारक बच्चा, बच्चा है जो समस्या सुधार रहा है, विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। किस आधार पर जो वो कथन है उनकी सच्चाई को और संभावना को, जो प्रोबेबिलिटी है और जो ट्रूथ है, उन पे विचार कर रहा है। चलिए देखते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, तार्किक। अगर समस्या की बात, प्रॉब्लम सॉल्व की बात आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्व की बात आ जाए तो उसमें लॉजिकल ही लगेगा, ठीक है, लॉजिक ही लगता है, लॉजिक ही लगेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला होगा, लॉजिकल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29।
जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है बच्चे खुद कार्य कर रहे हैं, सेल्फ वो वर्क कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? खुद कंज्यूम कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है? कंज्यूमर टाइप टास्क है ये, उपभोक्ता प्रकार का कार्य है, कंज्यूमर टाइप टास्क है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रवृत्ति में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श एवं संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। जो शिक्षण अधिगम है ना, टीचिंग लर्निंग है ये, इसमें क्या प्रयोग किया जा रहा है? विजुअलिटी प्रयोग की जा रही है, ऑडिटी प्रयोग की जा रही है, और ये जो है टेक्टाइल भी प्रयोग किया जा रहा है, विजुअलिटी भी, टेक्टाइल भी और ऑडिटरी भी प्रयोग किया जा रहा है। ये सब क्या है? ये संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सब क्या है? इसका जो सही आंसर होगा ये होगा काइनेटिक्स, गतिबोधक। जब सभी एक साथ प्रयोग किए जा रहे हैं तो वो गतिबोधक ही होगा, ठीक है? केवल वे कर्ण कोटर नहीं लिख सकते, प्रत्यक्षीकरण इसमें आई का रोल है, कर्ण कोटर में इसमें एयर का रोल है, और इसमें अवलोकन में समीक्षा जो करते हैं इसमें स्किन का रोल है, जो स्पर्श वाली चीजें हैं। तो केवल सिंगल थोड़ी है ये, इसलिए गलत हो गया। केवल सिंगल चीजें नहीं पूछ रही है, इसमें कह रहा है एक साथ प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? काइनेटिक्स हो जाएगा, गतिबोधक। और आप सभी को बता दें कि ये प्रीवियस ईयर जो है आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जो है जब भी आप लगाया करिए, इसके चारों ऑप्शन को ध्यान में रखा करिए। कभी ऑप्शन से क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन से आंसर, ऐसे बना सकते हैं। इसलिए चारों ऑप्शन को ध्यान में रखा करिए और ध्यान देकर पढ़ा करिए। आपके जो भी टाइम बचे हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर करिए, और जो भी शॉर्ट नोट वगैरह बनाए हैं उनको सॉल्व करते रहिए। मैं भी अपने समय में, जब मतलब 2 साल पहले मैंने पास किया था सीटेट और यूपीटेट दोनों का चारों पेपर। तो मैं भी यही फॉलो की थी जो मैं आपको बता रही हूँ। और आप सब अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। बाकी इसके पहले भी एनवायरनमेंट के, सीडीपी के और हिंदी के, मैथ पेडागोजी के सबकी वीडियो मैं डाली हूँ। आप सब देख लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए बस ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।